जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का यानी कक्षा 10 का गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का सेक्शन चल रहा है दोस्तों। और अगर आपको 50 और क्वेश्चन चाहिए, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चलेगा, ठीक है, जिसमें से 50-50 के 2 क्वेश्चन यानी टोटल 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इतने में आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल बीत जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला वीडियो अगर आपको देना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लीजिए। फिलहाल दूसरे वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 2 वीडियो है जो क्लास 10th के लिए गद्य और पद्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग बिगिनर हैं जो आज तक 1 नंबर वाले प्रश्न को नहीं पढ़े हुए, ध्यान से देखें और जल्दी जल्दी इसको याद करने का प्रयास करें। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को कुछ युगों के बारे में पढ़ना है कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख कवि कौन से। प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि भारतेंदु युग के कवियों के नाम बताइए, किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। तो याद रखेंगे हम लोग भारतेंदु युग से भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी एक रचना प्रेम माधुरी, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, कभी कभी प्रश्न रचना से भी पूछ सकता है। और दूसरे भारतेंदु युग के जो लेखक है उनका नाम है श्रीधर पाठक और इनकी जो रचना है वो है कश्मीर सुषमा, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग को के 2 कवियों के नाम तो याद रखेंगे मैथिली शरणगुप्त जी, महाकाव्य लिखा था इन्होंने साकेत नाम का। साकेत क्या है? विधा है, तो इसकी विधा है महाकाव्य, याद रखेंगे। दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ये भी द्विवेदी युग के हैं, जिन्होंने प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आ सकता है आप लोग के पेपर में, छायावादी युग, जिसको हम लोग शुक्ल युग भी कहते हैं। तो ये जो छायावादी युग है इसके 2 कवि बहुत इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद, इनकी महाकाव्य लिखी हुई है कामायनी खड़ी बोली में, और महादेवी वर्मा जिन्होंने यामा नाम की रचना लिखी, जिन पे इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न आता है महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे यामा नाम की रचना पर, ठीक है। चलिए अगला युग जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग में 2 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी रचना है अनामिका, और रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, उनकी रचना है उर्वशी। प्रगतिवादी युग के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कवियों के नाम याद रखेंगे। अगला प्रयोगवादी युग, तो प्रयोगवादी युग में अज्ञेय जी है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय, जिनका एक रचना आंगन के पार द्वार, और दूसरे हैं नागार्जुन जी, जिनकी एक रचना है प्यासी पथराई आंखें। तो ये 5 युग बहुत ही महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, हालांकि जो क्लास 12th के बिगिनर है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और क्लास 12th के लिए अलग से एक 100 सेक्शन 50-50 के 2 वीडियो उसके भी बनाए जाएंगे 50 प्रश्नों के, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करते रहिए, जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और भला कीजिए लोगों का, ताकि अंतिम समय में अगर 1 नंबर के प्रश्न उनको दिक्कत दे रहे हो तो ये प्रश्न उनको कोई समस्या उनके लिए न बने, ठीक है। चलिए आइए अगले पर चलते हैं और 6वां अपना प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग का जो 6वां प्रश्न है, अब हम लोग रचना, विधा और रचनाकार देखें। ये रचना है, ये विधा है और ये रचनाकार है। इसको थोड़ा सजा देते हैं हम लोग, है ना, गोल कर देते हैं। तो 6वां है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ये दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, इनका दिनकर उपनाम था। विधा है ये उपन्यास। अगला है आंगन के पार द्वार, अभी हम लोग ने ऊपर देखा, यह एक काव्य संग्रह है, और ये अज्ञेय जी द्वारा। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उर्वशी, तो उर्वशी दोस्तों जो है वो किसकी रचना है, तो हम लोग याद रखेंगे उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, ये भी एक काव्य नाटक है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कनुप्रिया। कनुप्रिया रचना एक खंड काव्य है जो धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है ना। कला, और यहाँ कल लिखा है, माफ कीजिएगा, ये होगा कला। कला और बूढ़ा चांद ये कविता संग्रह है, और इस कविता संग्रह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का 11वां क्वेश्चन है उसका नाम है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, ऊपर हम लोग ने पढ़ा है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र। यह एक प्रबंध काव्य है, इसको खंड काव्य कहते हैं, और ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह चिदम्बरा पर। तो चिदम्बरा क्या है? चिदम्बरा एक कविता संग्रह है पंत जी के द्वारा, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न हम लोग का चुभते चौपदे। चुभते चौपदे काव्य संग्रह है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध जी के द्वारा। तो इनका उपनाम भी कभी कभी पूछ लेगा। हरिऔध किसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का शॉर्ट नेम है, ठीक है। अगला चोखे चौपदे, तो ये भी इन्हीं का है, ये भी काव्य संग्रह। ये 2 एक मिलते जुलते, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये दोनों किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहिए, या फिर
इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा याद रखें, है ना, मेरी आवाज़ आप तक हमेशा पहुंचती रहे और जब भी आप फ्री हो तो आपको ये मेरी आवाज़ सुनाई दे और फटाफट आप पढ़ लें। अगला है जयद्रथ वध, ये एक खंड काव्य है जो मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा रचित है। अगला हम लोग की रचना है जानकी मंगल, आप लोगों ने पढ़ा होगा जानकी मंगल, यानी कि यहाँ पर राम जी और सीता जी के विवाह का, तो ये खंड काव्य है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगला जो हम लोग का है रचना उसका नाम है झरना, झरना आसुर है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, जयशंकर प्रसाद जी की कविता संग्रह में से एक है। तार सप्तक की बात की जाए तो अज्ञेय जी ने तार सप्तक निकाला था, ठीक है, 1943 में पहली बार, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 4 बार तार सप्तक निकल चुका है, लेकिन शुरुआत किया था अज्ञेय जी ने, ये एक काव्य संग्रह था, 7 कवियों का समूह मिलाकर तार सप्तक बनता था। आगे बढ़ेंगे। दीपशिखा एक कविता संग्रह है महादेवी वर्मा जी की। नहुष जो कि हिंदी का पहला नाटक है, ये प्रश्न आ सकता है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हम लोग याद रखेंगे नहुष है हिंदी का पहला नाटक और मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का पंचवटी, ये भी एक खंड काव्य, ये भी मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा रचित है। अगला है पद्मावत, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बना है, ये एक महाकाव्य था और ये लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या, मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा आता है परशुराम की प्रतीक्षा, ये कौन, तो ये खंड काव्य विधा है रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला प्रश्न है पार्वती मंगल, जहाँ पार्वती जी की विवाह की बातें दर्शाई गई हैं, काव्य संग्रह, ये किसका, ये भी तुलसीदास जी का है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तो ये सब तुलसीदास जी का है। अगला है प्रिय प्रवास, जो कि एक महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा यानी हरिऔध जी के द्वारा रचित। अगली जो हम लोग की रचना है उसका नाम है मधु कलश, 2 रचना मैंने इसमें बता दिया है, एक जैसा है मधुशाला और मधु कलश, कविता संग्रह है किसका, बच्चन जी का, ठीक है, तो याद रखेंगे। मंदिर मस्जिद जब भी लोगों को पीने जाना होता है तो वो एक ही जगह जाते हैं, वो मधुशाला है, इसके ऊपर बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है ना, जब तक वो लोग हिंदू और मुसलमान होते तो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, तो ये रचना है बच्चन जी की, याद रखेंगे। बच्चन जी का मतलब आप यहाँ अमिताभ बच्चन से नहीं, उनके पिताजी से समझिएगा, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है यशोधरा, प्रबंध काव्य है ये, मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा। अगली रचना है यामा, जो कि एक कविता संग्रह है और महादेवी वर्मा जी को इसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी के सबसे मानित पुरस्कार है ज्ञानपीठ, वो यामा रचना पर मिला था महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी का एक उपनाम है, क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मिरथी, रश्मिरथी बहुत इंपॉर्टेंट खंड काव्य है ना, किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित खंड काव्य है, आप लोग याद रखेंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो वहाँ बहुत ही वीर रस से ओतप्रोत ये रचना है रश्मिरथी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका, ये एक महाकाव्य है केशव दास जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है लोकायतन, ये भी एक महाकाव्य है जो कि पंत जी द्वारा रचित है। अगला जो हम लोग का है वो है वैराग्य संदीपनी, अगला रचना है वैराग्य संदीपनी, यह ग्रंथ है तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अगला हम लोग का है साकेत, ये एक महाकाव्य ऊपर बताया जा चुका, मैथिली शरणगुप्त जी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हारे को हरिनाम, बहुत बार पूछा हुआ है, कविता संग्रह है, किसका है, दिनकर जी का है। हल्दी घाटी कक्षा 10 में तो है भी ये खंड काव्य कविता के रूप में, श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला परमाल रासो, अब 4 रासों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीरगाथा काल में 4 रासों लिखा गया, तो ये चारों रासों के बारे में युद्ध का वर्णन, तो परमाल रासों को जगनीक ने लिखा, खुमाड़ रासों को दलपति विजय ने लिखा, बीसल देव रासों को लिखा है नरपति नाल ने, ठीक है, और अंतिम है हम लोगों का पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने लिखा। आइए इसका थोड़ा सा आपको दिखा देते कैसे आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो, अब चूंकि पृथ्वीराज एक राजा थे और उनके दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई, तो इन्होंने इनके बारे में चंद्रबरदाई जी ने लिखा, ठीक है। ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो बीसल देव लिखा हुआ है, 20 मतलब संख्या, 20 क्या एक संख्या है, और अगर इसके रचनाकार को आप देखेंगे तो न और न यानी n का स्क्वायर आ रहा है, नरपति नाल, तो n का स्क्वायर आ रहा है ना, तो आप इसे याद रखेंगे संख्या वाले में कौन है,
है ना, याद रख लीजिए, थोड़ा सा याद नहीं पता लोगों को इसलिए मैंने बताया। दल का मतलब सेना होता है, खुमाड़ का मतलब होता है, देखो ये खुमान नहीं है, ये खुमाड़ है, ये टाइपिंग में मिल नहीं रहा था इसलिए न लिखा हुआ है, हालांकि लड़ाओं को न भी पढ़ते हैं। तो खुमाड़ है ये, खुमाड़ का मतलब हो कि सेना हमेशा अपने खुमाड़ में रहती है, दल हमेशा, दल मतलब सेना अपने खुमाड़ में हमेशा रहती है, तो खुमाड़ रासों का दलपति विजय। और परमाल रासों से हम क्या कहेंगे, माल, माल मतलब गुड्स होता है, गुड्स मतलब वस्तुएं, तो वस्तुएं कहाँ बिकती हैं, जग में बिकती हैं, संसार में, तो आप इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग को पढ़ना है एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कक्षा 10 में, भक्ति काल की प्रवृत्ति क्या है, भक्ति काल का समय सीमा क्या है और भक्ति काल की प्रवृत्ति क्या है। तो अगर आप लोग समय सीमा में कभी कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल आबरा का डाबरा कर लीजिए, ABRA, आबरा, ए से हो गया आपका आदिकाल, बी से हो गया आपका भक्ति काल, आर से हो गया रीतिकाल और ए से हो गया आपका आधुनिक काल। समय सीमा भी बता देते हैं, जो आदिकाल है उसको 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रखते हैं हम लोग, जो भक्ति काल है उसको 1343 से हम लोग 1643 तक रखते हैं, जो रीति काल है वो 1643 से हम लोग 1843 तक रखते हैं, और जो आधुनिक काल है वो 1843 से वर्तमान तक है, अभी तक चल रहा है। तो ये हो गया, लेकिन प्रश्न क्या आता है, प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि भक्ति काल की प्रवृत्ति बताइए। तो प्रवृत्ति का मतलब इस समय कैसी रचनाएं हो रही थी, तो इस समय गुरु की महत्वता का वर्णन हो रहा था, जितनी भी रचनाएं थी उसमें भक्ति भावना की प्रधानता थी, भक्ति भाव की, प्रेम की प्रधानता थी, रहस्य भावनाएं छुपी हुई थी, ये सब भक्ति काल की प्रवृत्ति थी। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है निर्गुण भक्ति धारा के एक कवि का नाम बताइए। तो निर्गुण का मतलब जिसका रूप रंग न हो, तो निर्गुण कवि हमारे कबीरदास थे, जबकि सूरदास और तुलसीदास हमारे सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, धारा लिखा है, धारा कर देंगे, धार लिखा है। तो सूरदास और तुलसीदास क्या थे, सगुण, यानी ये सगुण ईश्वर की वंदना करते थे, जबकि कबीर निर्गुण की करते थे, यानी कोई रूप नहीं ईश्वर का उनका करते थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने बताया था ना आपको आबरा का डाबरा, ABRA, तो ये आदिकाल, ये भक्ति काल, और ये भक्ति के बाद रीतिकाल। तो आ जाएगा रीतिकाल की क्या क्या विशेषता है। तो रीतिकाल की विशेषता कि यहाँ इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा थी, दोहा और सवये छंद में ही ज़्यादातर रचनाएं होती थी, कला पक्ष की प्रधानता थी। तो ये सब आपके रीतिकाल की विशेषताएं हो गई, है ना। आगे बढ़ेंगे तो रीतिकाल के दो कवि भी पूछ लेगा, तो दो क्या 3-4 कवि लीजिए, बिहारी लाल हैं, केशव दास हैं, घनानंद हैं, मतीराम हैं। तो ये 3-4 जो कवि हैं ये सब रीतिकाल के हैं ना। रीतिकाल यहाँ सही नहीं लिखा है, ऐसे लिखेगा रीतिकाल, है ना, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं, तो याद आएंगे, कभी कभी पूछेगा बाबू गुलाब राय किस युग के कवि, तो हम लोग याद रखेंगे द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है स्वर्णधोली किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और अंतिम जो हमारा प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि हठी हमीर, हमीर आधा म रहेगा ऐसे, हठी हमीर, तो प्रताप नारायण मिश्र जी की ये रचना है। ठीक है, नाटक विधा की प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो ये 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से और इसको याद कर लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को डाउनलोड कर लें, एक बार देख लें पहले, फिर डाउनलोड कर लें, ताकि कभी भी आप इन वीडियोज़ को देख सके, सुन सके खास तौर से, और 1 नंबर के प्रश्न से आपसे गलती ना हो, क्योंकि जो 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन इससे आते हैं गद्य और पद्य से, ये आपको बेस होते हैं, आपके नंबर बढ़ सकते हैं ना। चलिए, तो अपने दोस्तों को आप सभी लोग क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए इसको, तब तक हम लोग मिलते बाद में, है ना। चलिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।